हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 5.6 जिसमें वो कह रहे हैं कि फाइंड कीजिए आई नॉट को यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम मैंने आपको एग्जांपल्स और लर्निंग असेसमेंट में भी समझा दिया हुआ है, एक दफ़ा रिपीट कर दूंगा। सुपरपोजिशन थ्योरम में असल में हमने जो आउटपुट निकालनी होती है उस पे हम क्या करते हैं कि उस आउटपुट को कुछ हिस्सों में डिवाइड करके पहले कैलकुलेट करते हैं और फिर उसको ओवरऑल ऐड करके हम टोटल आंसर ले आते हैं। यानी कि मैं आपको मतलब समझाता हूँ बच्चों, सर्किट के अंदर जो सोर्सेज होते हैं ना, करंट सोर्सेज या वोल्टेज सोर्सेज, यानी कि जो इनपुट दे रहे होते हैं उनका कुछ ना कुछ किरदार होता है आउटपुट के लिए। यानी कि आउटपुट को या तो वो घटा रहे होंगे या बढ़ा रहे होंगे, ठीक है, यानी कि उसकी वैल्यू या तो इंक्रीज कर रहे होंगे या डिक्रीज कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ किरदार होगा उनका। तो यही चीज़ होती है, हम क्या करते हैं बच्चों, एट अ टाइम सर्किट के अंदर एक सोर्स को ऑन रख के बाकी सबको शट डाउन रख के सर्किट को भांपते हैं कि उस सोर्स की अकॉर्डिंग कितनी मतलब कि आउटपुट जनरेट हो रही है। ठीक है, तो चले आए हम वही काम करते हैं। देखो बच्चों, हमारे इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ दो इनपुट सोर्सेज हैं, एक करंट सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, तो लिहाजा इनमें से मुझे सिर्फ एक को ऑन रखना है, बाकी को शट डाउन कर देना है। तो मैं आपको बताता चलूँ, पहले नंबर पे तो मैं वोल्टेज सोर्स को ऑन रखूँगा, करंट सोर्स को शट डाउन कर दूँगा। तो मुझे इसका एक अलहदा से फिर से सर्किट ड्रा करना होगा। ठीक है, जब बच्चों करंट सोर्स से शट डाउन होता है ना, तो करंट सोर्स एज आ ओपन सर्किट वर्क करता है। ओपन सर्किट इस तरह की वायर होती है जिसमें से करंट फ्लो ही नहीं करता, तो एक ऐसी वायर का कोई वजूद ही नहीं होता। ठीक है, और जब वोल्टेज सोर्सेज शॉर्ट होते हैं, मतलब कि शट डाउन होते हैं, तो वो शॉर्ट वायर की तरह वर्क करते हैं। शॉर्ट वायर मींस के एक ऐसी वायर जिसकी ज़ीरो रेजिस्टेंस होती है। अब मैं इसका सर्किट ड्रा करने लगूँ, किस सोर्स को शट डाउन करके इस सोर्स को शट डाउन रखूँगा, बस इसको ऑन रखूँगा। एक सोर्स एट अ टाइम हम ऑन रखेंगे और वो आई नॉट का कुछ हिस्सा होगा जिसे हम नाम दे देंगे आई नॉट प्राइम। तो ये आप देख सकते हैं मैंने सर्किट को रीड्रा कर दिया, एक सोर्स को ऑन रख के बाकी सब सोर्सेज को मैंने शट डाउन कर दिया। वोल्टेज सोर्स ऑन है और जहाँ पे देखें करंट सोर्स था, जब वो शट डाउन हुआ तो वो एज अ ओपन सर्किट के तौर पे रिप्लेस हो गया। ओपन सर्किट यानी कि ओपन, अब इसमें वायर में करंट नहीं जाएगा। इसको ड्रा करना या ना करना एक ही बात होती है बच्चों, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए ऐसी वायर्स को ड्रा कर देता होता हूँ। अब जब मैं ड्रा कर देता होता हूँ फिर बच्चों को बताता हूँ कि बच्चों इस वायर का कोई लेना देना नहीं है ना, तो बाद में ये आपके कंसेप्ट को तंग करती है, इस वजह से मैं इस वायर को यहाँ से हटा दूंगा। मतलब कि ये बीच में समझे है ही कौन ही, ये मैंने इसके ऊपर इसीलिए ऐसी लाइन लगा दी है, यानी कि समझो ये वैसे ही ड्रा की थी आपको समझाने के लिए। ये एज अ ओपन सर्किट के तौर पे आपने प्रेजेंट करना होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए, यानी कि अपने माइंड में ये चीज़ रखिएगा कि जब ये ओपन हो जाती है वायर तो इसका सर्किट के साथ लेना देना होता ही कौन है, क्योंकि इसमें करंट जाएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि करंट को जब तक रास्ता ही नहीं मिलता वो उस वायर में से गुजरती नहीं है। जैसे आपकी चार्जर कभी कभार कहीं से वायर जो है ब्रेक हो जाए तो आपका मोबाइल चार्ज नहीं होता, बिकॉज उसमें से करंट फ्लो ही नहीं कर पा रहा होता। अब हम बात करते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे आई नॉट वहीं पे मेंशन किया जहाँ पे वो मेंशन था, लेकिन बच्चों ये वो आई नॉट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये आई नॉट का कुछ हिस्सा होगा जो जनरेट हो रहा होगा इस वोल्टेज सोर्स की वजह से। तो इसको हम कोई और नाम दे देंगे। ठीक है, या तो आई नॉट वन कह लो या आई नॉट प्राइम कह लो, लेकिन एग्जैक्ट आई नॉट नहीं आप कह सकते। तो मैं इसको आई नॉट प्राइम कहता होता हूँ, यानी कि मैं प्राइम के साथ इनके हिस्सों को प्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, अब हमने ये आई नॉट प्राइम बच्चों वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये कैसे फाइंड आउट हो सकती है, आप कहीं कोई भी तरीका लगा सकते हो, लाइक आप लूप एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकते हो, नोडल एनालिसिस इस्तेमाल कर सकते हो, उसके बाद वोल्टेज डिवीजन रूल जैसे रूल्स में जा सकते हो, करंट डिवीजन रूल वगैरह में जा सकते हो, लेकिन सबसे बेहतरीन जो तरीका है यहाँ पे मेरी नज़र में वो है नोडल एनालिसिस। एक ही यहाँ पे मेजर नोड बन रहा है और दूसरा मेजर नोड ग्राउंड हो जाएगा, काम इजी रहेगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। देखो बच्चों, नोडल एनालिसिस होता है, सबसे पहले हमने नोड आइडेंटिफाई करना होता है। मैं नोडल एनालिसिस टेक्निक लगाने लगा यहाँ पे। तो एक नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है, जहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच होती है वो होता है बाइनरी नोड, उसको हम कंसिडर नहीं करते। वो हमारा सर्किट जो है डिफ़िकल्ट बना देता, लंबा कर देता हमारे सर्किट की कैलकुलेशंस को। ठीक है, आपने कंसीडर करना होता है हायर और सरफेस नोड्स को। हायर नोड वो होता है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच हो, और सरफेस नोड जहाँ पे तीन से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो। तो देखो बच्चों, सबसे पहले नंबर पे ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच है, तीन रजिस्टर्स की वायर आके अटैच हो रही है। तो ये मेरा पहला नोड है जहाँ पे मैं V1 के नाम से वोल्टेज ले लूँगा। ठीक है जी, उसके बाद देखो बच्चों, एक ये भी एक नोड है, हायर नोड बन रहा है जहाँ पे तीन चीज़ों की आके वायर अटैच हो रही है, दो रजिस्टर्स की, एक इस वोल्टेज सोर्स की। तो ये मेरा दूसरा नोड होगा जिसे मुझे ग्राउंड करना पड़ेगा, बिकॉज जब तक हम एक न्यूट्रल नोड नहीं लगाते तब तक हमारी करंट फ्लो नहीं कर पाएगी सर्किट में। तो किसी एक नोड को ग्राउंड लाजमी करना होता है, और ज़्यादातर बच्चे हमेशा नीचे वाला नोड ही ग्राउंड करते हैं, क्योंकि बच्चों ग्राउंड का वर्ड ही ना जैसे ज़मीन से निकला है तो हम समझते हैं नीचे वाला ही हिस्सा ग्राउंड होता है। ठीक है, कईयों को तो इस चीज़ का पता ही नहीं होता और कई उस्ताद इस चीज़ को अभी इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, इसके नंबर भी काटे जा सकते हैं। तो इस चीज़ को कभी ना भूलिएगा, ग्राउंड नोड होना ज़रूरी होता है सर्किट के अंदर। अब आए स्टार्ट करते हैं हम बच्चों।
बच्चों केसीएल अप्लाई करेंगे अपने नोड 1 पे, क्योंकि V1 अगर मुझे मालूम हो गया तो मैं आई नॉट प्राइम को मालूम कर सकूँगा। आपको पता होगा आई नॉट प्राइम की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं हम, मैंने आपको बताया हुआ है ये प्रीवियस क्वेश्चंस में, प्रॉब्लम्स में जो 5.1 2 3 5 करवाई है उन सब में ये हम काम करते आ रहे थे। आई नॉट प्राइम देखो किस नोड में से करंट निकली है, जिस नोड में से करंट ये लीव करती है ना उस नोड के वोल्टेज माइनस आगे लगा देना होता है। अब देखो ये जो करंट है ये अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग V1 में से लीव करके आ रही है, तो V1 के वोल्टेज लिखे उसी वक्त आगे माइनस लिख दिया। अब ये करंट यहाँ से निकल के जीरो नोड में एंटर हुई तो आगे जीरो नोड वाले मतलब कि ग्राउंड नोड के वोल्टेज आगे बटे में उतनी रेजिस्टेंस आ जाएगी जितनी रास्ते में इस करंट को मिली है। कितनी रेजिस्टेंस में से बच्चों ये करंट गुजरी है, 2 किलो ओम, तो ये 2 के इसके बटे में आ गया। तो ओहम्स लॉ देखो बनता है I इज इक्वल टू V ओवर R। तो ये करंट की आपके पास इक्वेशन बन गई, यानी कि अगर आपको V1 मालूम हो जाए तो आप इजीली अपनी आई नॉट प्राइम को मालूम कर पाओगे। तो चलो आप KCL लगाते हैं। KCL क्या था बच्चों, अप्लाई KCL एट नोड 1, ठीक है जी, अप्लाई KCL एट नोड 1। KCL था बच्चों किरचॉफ करंट लॉ, उसने कहा था द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट, यानी कि एक नोड के अंदर जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है। ये हमारे KCL भाई का कहना था। उन्होंने कहा कि अगर आप मतलब कि लाइक आपको 50 रुपये खर्च करने के लिए दिए गए हैं तो आप 50 ही खर्च कर पाओगे, कोई 60 रुपये नहीं खर्च करोगे। वो एक अलहदा बात है कि आप अपने से 10 रुपये और डाल लो। बात यह है कि उनका कहने का मतलब था कि जो टोल प्लाजा होता है वो बराबर का होता है, ठीक है, यानी कि टोल पूरा होना चाहिए। तो देखो हमने पता क्या करना है, ये नोड 1 है हमारा, ठीक है, इसके घेरे में जितनी भी वायर्स आ रही हैं सब की करंट्स लिखनी है, ठीक है। अब जिस वायर की करंट का नहीं पता वही तरीका बच्चों, ये वाला तरीका हम ओहम्स लॉ की मदद से ऐसे इक्वेशन लिख लेंगे जैसे आई नॉट प्राइम के लिए लिखी थी। अब देखो सबसे पहले ये वाली वायर आती है, अब मुझे इस वायर की करंट का नहीं पता तो मैं क्या करता हूँ, मैं बच्चों इज इक्वल टू की ना हमेशा लेफ्ट साइड पे लिविंग करंट्स लिखता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इस नोड में से ना एक करंट लीव करवा के अपने माइंड में ये सारी कैलकुलेशंस करके लिखता होता हूँ। इस नोड में से अगर मैं एक करंट को लीव करवाता हूँ इस वायर की करंट के लिखने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है वो लिविंग है या एंटरिंग है, लेकिन मेरी मर्जी है, मैं उसको लिविंग भी बना सकता हूँ एंटरिंग भी बना सकता हूँ जब वो मेंशन ही नहीं है, मेंशन करने की ज़रूरत भी नहीं है मुझे अब, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस नोड में से एक करंट को लीव करवा देता हूँ इस वायर की करंट लिखने के लिए। इस नोड में से मैंने जब करंट लीव करवाई तो उसी वक्त इस नोड के वोल्टेज आगे माइनस लिखना पड़ा मुझे, क्योंकि इस नोड में से करंट लीव हुई है, यहाँ से करंट गई फिर जाके इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हुई इस वोल्टेज सोर्स के, तो आगे ये वोल्टेज प्लस में लिखे जाएंगे +6, लेकिन बाहर वाले माइनस की वजह से ये -6 ही हो गए। लेकिन बच्चों करंट यहाँ पे रुकेगी नहीं, क्योंकि करंट ने नोड टू नोड मूवमेंट करनी होती है, तो करंट इस वोल्टेज सोर्स में से भी लीव करेगी। जब ये वोल्टेज सोर्स में से करंट निकलेगी फिर से आगे माइनस आ जाएगा, क्योंकि जब करंट लीव करती है तो उसी वक्त जो वोल्टेज जिस टर्मिनल में से लीव करती है उसके वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिखना होता है। हमारा ये काम और एक कंसेप्ट है ये। तो यहाँ से जब लीव हुई माइनस हमने आगे लगा दिया, फिर ये जाके आगे ग्राउंड नोड में एंटर कर गई, तो नोड टू नोड करंट का मूवमेंट हो गया, आगे जीरो आ गया वो वाले नोड के वोल्टेज, और बटे में जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई, देखें सिर्फ 6 किलो ओम रास्ते में आई है, ये हमने इस पूरी वायर की करंट लिख दी। अब बात आती है इस वायर की करंट की। देखो बच्चों मैं आई नॉट प्राइम तो मेंशन नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इस करंट का नहीं पता वैल्यू क्या है, ठीक है। डैट्स पे पता मैं क्या करूँगा, वही तरीका करके यहाँ से एक करंट को लीव करवा दूंगा, और लिविंग करंट मैंने आपको बताया हमेशा आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखनी है इज इक्वल टू की, क्योंकि एक साइड पे लिविंग करंट्स होती हैं, एक साइड पे एंटरिंग करंट्स होती हैं। तो कोशिश करें जो अननोन वेरिएबल से आप लिखते हो यानी कि नोड के वोल्टेजेस से लिखते हो उनको हमेशा लिविंग करंट्स बनाकर ही लिखो। तो देखो मैं यहाँ से करंट को लीव करवाता हूँ, उसी वक्त इस नोड के वोल्टेज आ जाएंगे, आगे माइनस आ जाएगा। यहाँ से करंट लीव हुई है जाके अगले नोड में एंटर करके डायरेक्ट जीरो में, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो आगे बटे में जो कि 2K है। ठीक हो गया जी। उसके बाद अब बात आती है इस वायर की, तो इस वायर की भी देखें करंट का नहीं मुझे पता, तो मैं यहाँ पे भी एक करंट को लीव करवा देता हूँ V1 माइनस। यहाँ से करंट लीव करती हुई 2 रजिस्टर्स में से गुजरती है और जाके फिर एंटर कर जाती है 0 वोल्ट में। तो ये आ गया V1 माइनस 0, और जितनी रजिस्टेंस रास्ते में वो आ जाएगी बटे में जो कि होगा 3K प्लस 3K, क्योंकि 2 रजिस्टर में से करंट गुजर के गई है, और इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस नोड के घेरे में बच्चों जितनी भी वायर्स थी सब की लिविंग करंट्स ही हमें बनानी पड़ी, कोई एंटरिंग करंट नहीं इसके घेरे में आई। ठीक है, दैट्स वाई ये इसकी इक्वेशन बन गया। अब इसका देखो जो एलसीएम आ रहा है उससे मल्टीप्लाई देके इसको जरा सिंप्लीफाई करो। देखो बटे में 6K और 2 क्या है, 6 और 2 का बच्चों एलसीएम क्या निकलता है, 6 ही निकलता है। तो 6K के साथ पूरी इक्वेशन को ज़रब दे दो ताकि बटा काट जाए। यहाँ पे जब 6 के ज़रब खाएगा पूरे का पूरा काट जाएगा, ऊपर वाली टर्म्स एज इट एज आ जाएंगी। यहाँ पे जब 6K ज़रब खाएगा K से कटेगा 2, 1 बार 2, 3 बार 6, 3 ऊपर ज़रब खा जाएगा, 3V1 आ जाएगा। यहाँ पे जब 6K ज़रब खाएगा नीचे भी 6K बन रहा पूरा, देखो तो वो पूरे का पूरा कटेगा, ऊपर वाली टर्म एज इट एज आ जाएगी, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो आपको V1 की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या आ रही है,
ये देखो बच्चों, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5v1 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। इधर मतलब कि प्लस में माइनस में उधर जाके प्लस में हो गया। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, v1 के हमारे पास वोल्टेज आ जाएंगे 6/5 वोल्ट। ठीक है जी, ये आपके पास v1 की वैल्यू आ गई। तो अब आप आई नॉट प्राइम को कैलकुलेट कर सकते हो उसकी इक्वेशन में पुट करके। आई नॉट प्राइम इज इक्वल टू आपके पास आ गया v1 की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं 6/5, तो 6/5 को बच्चों मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ अपने कैलकुलेटर पे कितने बनते हैं। 6/5 तो ये 1.2 होते हैं। ठीक है, 1.2 यहाँ पे 1.2 पुट हुआ v1 की जगह, क्योंकि मैंने इसका ना ये जो रेशियो है ये ख़त्म कर दिया। उसकी जो मतलब इशारिये की फॉर्म में आंसर आता है वो मैंने लिख दिया v1 का, इस यहाँ पे पुट किया मैंने। और इसको डिवाइड करना था हमने 2k से, तो इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, शायद 0.6 आ जाएगी वैल्यू जी। 0.6 बच्चों आ गया और ये किलो ऊपर आके मिली बन गया। तो ये आपने इसका वो पार्ट निकाल लिया जो इस वोल्टेज सोर्स की वजह से आई नॉट जनरेट हो रही थी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस करंट सोर्स को एक्टिव रखना है और बाकी सारे सोर्सेज को टर्न ऑफ कर देना। ठीक है, तो फिर कैसा सर्किट बनेगा, जैसा कि मैंने बताया था, फिर वोल्टेज सोर्स बच्चों एज अ शॉर्ट वायर के तौर पे वर्क करता है। तो ये शॉर्ट वायर से रिप्लेस हो जाएगा और बाकी का आई नॉट का जो हिस्सा इसकी वजह से जनरेट हो रहा है वो हमें मिल जाएगा। तो मैं अभी इसको ड्रा करता हूँ इसके सर्किट को और फिर आपसे बात करता हूँ। तो देखो तो बच्चों, मैंने ये न्यू सर्किट उसका ड्रा कर दिया, यानी कि जब मैंने वोल्टेज सोर्स को शट डाउन किया और सिर्फ करंट सोर्स को एक्टिव रखा तो क्या हुआ, करंट सोर्स अपनी जगह पे आ गया और वोल्टेज सोर्स जब शट डाउन होता है, मैंने आपको बताया था शॉर्ट वायर के तौर पे वर्क करता है। तो देखें, जहाँ पे वोल्टेज सोर्स था वहाँ पे शॉर्ट वायर लगा दी गई है और बाकी सब कुछ एज इट एज है। ठीक है जी, अब करंट आई नॉट नहीं है, ये आई नॉट का कुछ हिस्सा है। डैट्स वाई पहले हमने आई नॉट प्राइम नाम रखा, अब इसका कुछ डिफरेंट नाम रखना होगा, तो इसको हम कह देते हैं आई नॉट डबल प्राइम। ठीक है बच्चों, तो अब इसी को बस मालूम करना है और उसके बाद हम आई नॉट की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये थोड़ा लंबा हो जाता है प्रोसीजर, लेकिन ये थोड़ा इजी रहता है लंबे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है बच्चों, तो देखें अब हमने क्या करना है, सिंपल वही के कोई ना कोई ट्रिक लगा लो, नोडल एनालिसिस लगा लो, लूप एनालिसिस लगा लो, जो आपको इजी लगता है। मेरी नज़र में यहाँ पे भी नोडल एनालिसिस इजी रहेगा, बिकॉज इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे देखा जाए तो लूप एनालिसिस के केस में यहाँ पे सुपर लूप की कंडीशन बन रही है, तो वो हमारे लिए काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। उससे बचने के लिए एक ही ये मेरे पास आपके लिए रीज़न है कि आप क्या करो, सिंपल नोडल एनालिसिस की तरफ ही मूव कर जाओ। तो बच्चों देखो, हम यहाँ सबसे पहले ये है मेरे पास एक नोड बन रहा है, मैंने नोड की आइडेंटिफिकेशन आगे आपको बता दिया कैसे करते हैं। यहाँ पे 3 चीज़ों के देखें, वायर अटैच हो रही है, 2 रजिस्टर, एक करंट सोर्स। तो यहाँ पे मैं वोल्टेज लूँगा और ये एक मेरे पास नोड बन रहा है, देखें यहाँ पे भी 3 चीज़ों की वायर अटैच है। तो ये मेरे पास 2 नोड तो ये हो गए। यहाँ पे मैं V2 के नाम से वोल्टेज ले लेता हूँ, यहाँ पे V3, क्योंकि मैं V1 के नाम से आगे वोल्टेज ले चुका हूँ। तो V1 के नाम से लिए, तो आप क्या पता जब क्वेश्चन हल कर रहे हो पेपर में तो आपके उस्ताद यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाएं 2 V1 देख के अलग-अलग, मतलब आपने नोडल एनालिसिस चाहे लगाया हो। ठीक है, तो ये चीज़ से बचना है आपने। उसके बाद बच्चों देखो, एक नीचे वाली जो पूरी सतह है इसके बीच में कोई रजिस्टर वगैरह नहीं आ रहा और नीचे 4 वायर्स आके अटैच हो रही हैं पूरी सरफेस पे। तो ये जो पूरी सतह है ये एक ही नोड है बच्चों, पूरा सरफेस नोड है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जहाँ पे 3 से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है वो सरफेस नोड कहलाता है। तो ये पूरा एक सरफेस नोड है जिसकी बाउंड्री आपके सामने मैंने ड्रा कर दिया है। तो इसको हम कर देंगे ग्राउंड, वही ला के एक नोड का ग्राउंड होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे 0 वोल्ट आ गए। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आई नॉट डबल प्राइम की इक्वेशन बना के देखते हैं क्या बनती है। बच्चों देखो, वही तरीका कार है, ये कहाँ से लीव कर रही है, ये लीव कर रही है V2 में से। तो ये आ गया V2 आगे माइनस आ गया और लीव करके जाती है ग्राउंड नोड में, तो V2 माइनस 0 और जितनी रजिस्टेंस रास्ते में आई जो कि 2K है, यानी कि इसकी भी इक्वेशन बन रही है V2 डिवाइडेड बाई 2K। तो चलिए आए अब 1 बाय 1 हम इन दोनों नोड्स पे लगाएंगे KCL और फिर उसकी मदद से हम सॉल्व कर लेंगे V2 की जब वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं KCL लगाने लगा नोड 2 पे बच्चों। तो आपको पता है मैं लेफ्ट साइड पे लिखूंगा लिविंग करंट्स और राइट साइड पे लिखूंगा एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपने लिख लेना अप्लाई KCL एट नोड 2, क्योंकि ये हमारे लिए नोड 2 है, V2 के नाम से रखा है तो इसको नोड 2 ही समझो। तो बच्चों देखो, सिंपल सी बात है, सबसे पहले मैं इस वायर की करंट लिखना चाहता हूँ, तो इस वायर की मुझे करंट का नहीं पता, मैं यहाँ से करंट को लीव करवा देता हूँ, उसी वक्त लिख दूंगा V2 माइनस। अब ये करंट यहाँ से लीव करती हुई डायरेक्ट जाके एंटर कर जाती है ग्राउंड नोड में, तो ये आ गया V2 माइनस 0 और जितने रेजिस्टेंस रास्ते में वो है 6K। उसके बाद बारी आती है इस वायर की भी करंट का मुझे नहीं पता, तो मैं फिर से वही तरीका कर यहाँ से करंट को लीव करवा देता हूँ V2 माइनस, यहाँ से करंट लीव करती हुई एंटर करके ग्राउंड नोड में, तो ये आ गया V2 माइनस 0 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में जो कि 2K है प्लस। उसके बाद बच्चों देखो, इस वायर की भी मुझे करंट का नहीं पता, तो मैं यहाँ से भी एक करंट को लीव करवा देता हूँ, ये उसी वक्त लिख दूंगा V2 माइनस और आगे जाके V3 में एंटर हुई, तो V2 माइनस V3 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में जो कि 3K है और इज इक्वल टू में आ गया 0, क्योंकि इसके घेरे में यही 3 वायर्स थी। और देखो, इन तीनों वायर्स में हमें लिविंग करंट ही लिखनी पड़ी, एंटरिंग करंट कोई है ही नहीं थी इस नोड के अंदर जो एंटर कर रही हो। डैट्स वाई
एंटरिंग करंट की साइड पे 0 लिख दिया, क्योंकि बच्चों इज इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे हम एंटरिंग करंट लिखते हैं, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पे लिविंग करंट्स। अब इसका एलसीएम देखो बच्चों 6k बन रहा है, 6k से पूरी इक्वेशन को ज़रब देते हो, यहाँ पे 6k ज़रब हुआ, पूरे का पूरा काट जाएगा, ऊपर वाली टर्म आ जाएगी एज इट एज V2। आप साइड पे ऐसे लिख दीजिएगा मल्टीप्लाइंग बाय 6k, ठीक है जी, ऐसे लिख दीजिएगा। तो V2 आ गया, और यहाँ पे जब 6k ज़रब खाएगा k से कटेगा, तो एक बार 2 3 बार 6, 3 ऊपर ज़रब खा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 6 के ज़रब खाएगा तो 3 1 ज़ार 3 2 ज़ार 6, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2V2 माइनस 2V3 इज इक्वल टू 0। अब इसकी इक्वेशन को ज़रा बना लें, मतलब कि V2 के इकट्ठे कर लें, V3 के इकट्ठे, 1 3 4 4 और 2 6, 6V2 माइनस 2V3 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 आप यहाँ से बनाओगे, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के सॉल्व करोगे। मैट्रिक्स फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं इसकी वीडियो आपको कंसेप्चुअल प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जाके देख लीजिएगा। तो अब आपने अप्लाई करना है KCL एट नोट 3। तो देखो बच्चों सबसे पहले नंबर पे ये वाली वायर आती है, इस वायर की मुझे करंट का नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से करंट को लीव करवाता हूँ V3 में से, तो उसी वक्त इस नोट के वोल्टेज आ जाएंगे, आगे आ जाएगा माइनस V3 माइनस। अब यहाँ से करंट लीव करती V2 में एंटर हुई, तो ये आ गया V3 माइनस V2, और जितनी रेजिस्टेंस रस्ते में वो आगे बटे में जो कि 3K है। उसके बाद बच्चों देखो ये वाली वायर आती है जो कि करंट सोर्स है, और इसकी जो करंट है देखो बच्चों वो क्या कर रही है, अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इस नोड के अंदर एंटर कर रही है। मैंने आपको बताया था आपने राइट हैंड साइड पे इज इक्वल टू की एंटरिंग करंट्स को लिखना है, ये एंटर कर रही है ना, तो इसको हम लिखेंगे राइट हैंड साइड पे 2 मिली, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट वायर बचती है ये वाली इस नोड के घेरे में, तो इसकी भी मुझे करंट का नहीं पता, वही तरीका कर, यहाँ से करंट को लीव करवाऊंगा V3 माइनस, और यहाँ से लीव करती हूँ ग्राउंड में एंटर हुई V3 माइनस 0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में जो कि 3K है। तो देखिए इसका एलसीएम हमारा इक्वेशन का 3K से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाएंगे, वैसे ही एक दफ़ा लिख दीजिएगा मल्टीप्लाइंग बाय 3K, ठीक है। 3K जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ बच्चों पूरे का पूरा कट गया, तो ऊपर वाली टर्म एज इट एज आ गई V3 माइनस V2, यहाँ पे 3K ज़रब हुआ, ये पूरे का पूरा कटा, ये V3 सिंपल आ गया, और इधर जब 3K ज़रब का आएगा 3 2 बार 6 हो जाएगा, किलो मिली कैंसिल हो जाएंगे, 6 आ जाएगा यहाँ पे। अब इस इक्वेशन को देखा जाए तो बच्चों देखो ये क्या बन रही है, V2 का पहले लिखो कंपोनेंट, फिर लिखो V3 का इकट्ठे करके 2V3 आ रहा है इज इक्वल टू में 6 आ रहा है। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। जिनको नहीं पता ये कैसे कर रहा हूँ मैं बच्चों, वो जाके एक दफ़ा नोडल एनालिसिस को समझ लें, हमने उनकी कई वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं नोडल एनालिसिस की, चैप्टर 3 की, ठीक है। तो देखो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में मैं लिखने लगा। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पहले इनके कांस्टेंट्स लिखते हैं जो इक्वेशंस में होते हैं, इनकी तरतीब सेम होनी चाहिए वेरिएबल्स की, अगर वहाँ पे V2 पहले यहाँ पे भी V2 पहले होना चाहिए, ठीक है, ये चक्कर होता है। उसके बाद देखो बच्चों इसके भी साथ में जो कांस्टेंट है वो लिख देंगे साइंस के साथ -1 और साथ में 2, ठीक है। उसके बाद इनके जो वेरिएबल्स थे उनको कॉलम वाइज लिखेंगे, V2 पहले था, फिर V3 था, फिर इज इक्वल टू वाले नंबर लिखेंगे। अब मैं इनको बच्चों कैलकुलेटर पे सॉल्व करूंगा जब, तो मुझे दोनों की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। मैंने बताया आपको कैलकुलेटर को के ऊपर कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप ये चीज़ समझना चाहते हो तो कंसेप्चुअल वीडियो में भी देख सकते हो, और अदरवाइज़ आप एग्जाम्पल 3.1 जाके समझें, वहाँ पर मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बच्चों देखो ये कैलकुलेटर इस तरह से आपको वैल्यूज़ दे देगा। ये पहली वैल्यू V2 की है, दूसरी वैल्यू V3 की है। तो V2 की वैल्यू देखो ये दे रहा है 1.2 वोल्ट, और V3 की वैल्यू दे रहा है मुझे V2 इज़ इक्वल टू 1.2 वोल्ट, एंड V3 वो मुझे दे रहा है 3.6 वोल्ट, ठीक है जी। ये इनकी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आपको चाहिए थी V2 की वैल्यू I0 डबल प्राइम के लिए, तो उसको उसके अंदर उसको पुट कीजिए। जब आपको I0 डबल प्राइम मतलब कि मालूम हो जाएगी, फिर हम I0 को मालूम कर सकेंगे 1.2 डिवाइडेड बाई 2K, यही है ना इक्वेशन में पुटिंग के बाद। तो ये हमने आगे भी बच्चों ऐसे ही कैलकुलेशन की थी, सेम यही आया था। तो देखो ये बनता है 0.6 मिली एम्पेयर। तो हमने क्या किया बच्चों, सर्किट के अंदर जितने भी सोर्सेज थे, इनपुट सोर्सेज, जिनकी वजह से I0 के ऊपर कुछ इफेक्ट हो रहा था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया, उनका इफेक्ट कितना कितना था। अब हमने देखना है कि I0 टोटल कितनी प्रोड्यूस होती है इन दोनों सोर्सेज की वजह से। तो वो कैसे देख पाएंगे, हमने जो इनका इफेक्ट निकाला है अलग अलग उन दोनों को जमा कर देंगे, यानी कि I0 अब बराबर होगी बच्चों I0 प्राइम प्लस I0 डबल प्राइम के। ये इसका फार्मूला होगा। अगर तीसरा सोर्स होता तो I0 ट्रिपल प्राइम भी यहाँ पे आ चुका होता, चौथा होता तो I0 4 बार प्राइम उसके ऊपर आ चुका होता। तो ये चक्कर होता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज़ पुट करें, देखिए I0 प्राइम हमने कैलकुलेट की थी, वो 0.6 मिली आई। I0 डबल प्राइम फाइंड किया तो वो भी 0.6 मिली आई है। इन दोनों को जमा करें तो ये बनता है 1.2 मिली एम्पेयर। तो ये आपका आंसर है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।